कि ये जो इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की कहानी है और अनगिनत आज ज़राए जो बरामद हुए सोशल मीडिया पे, ज़रा उसका जायज़ा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अनस, मैंने बहुत लंबा तमहीद इसलिए बांधी कि नाज़रीन को थोड़ी उनकी वाक़फ़े हाल हो जाएं कि हो क्या रहा है। आप क्या तस्दीक कर सकते हैं अभी तक कि सिचुएशन कहाँ खड़ी है मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए? क्या वेन्यू इस्लामाबाद होगा या कोई और जगह? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो वंस अगेन। देखिए आज सुबह से या कल रात से ये चेहरागोइयाँ चल रही थी कि इस्लामाबाद में शायद अगला राउंड जो है वो हो सकता है, और सबसे पहले इसकी बात जो है वो ईरानी सोर्सेज की तरफ से आई, लेकिन आज सुबह जब हमने इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि 4 वेन्यूज जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। वो 4 वेन्यूज कौन कौन से हैं? उसमें पहली नंबर पे रियाद है, दूसरे नंबर पर जो है वो जिनीवा है, तीसरे नंबर पर अंकारा और चौथे नंबर पर इस्लामाबाद है। ईरानी साइड जो है इस्लामाबाद आने पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन अमरीकी साइड जो है वो लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से, और उनका ये मानना है कि इस क्योंकि प्रोसेस के अंदर सऊदी अरब, काहिरा, मिस्र और तुर्किया भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस में उनको भी थोड़ा सा शेयर देना चाहिए। और ये जो मुज़ाकरात का जो दूसरा द्वार है या दौर है उसको शायद वहां पे ले जाया जाए, लेकिन ईरानी साइड ने इसको बहुत ज्यादा अपोज किया। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त तक सिर्फ अंकारा और इस्लामाबाद 2 बड़ी सीरियस वेन्यूज हैं जहां पर सेकेंड राउंड जो हो सकता है, लेकिन ये सेकेंड राउंड जो है ये वर्किंग लेवल के ऊपर होगा, जिसे कहते हैं ना वर्किंग लेवल मैकेनिज्म। ये शायद दूसरी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची आ जाए ईरानी साइड से, और अमेरिकी साइड से स्टीव विटकॉफ आ जाए, और उसके नीचे फिर जो टेक्निकल टीम्स हैं, जो 3 टेक्निकल टीम्स बनी थी, जिसमें से एक पॉलिटिकल, एक सियासी टीम थी, दूसरी लीगल थी और तीसरी इकोनॉमिकल थी। ये 3 टेक्निकल टीम्स बैठेंगी और वो फिर मामलात को आगे लेके चलेंगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यानी ये तो तस्दीक हो रही है ना कि सेकंड राउंड के लिए फुल मोशन में है चीजें? अनस, बिल्कुल फुल मोशन में है, लेकिन मुझे जो मेरी इत्तला है और जो जितना मेरी अंदाजा है उसमें मुझे जुमेरात को ये मुज़ाकरात होते हुए नजर नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। मेरा अंदाजा ये है कि अगले हफ्ते के शुरू में, मेरे ख्याल से इतवार या पीर या मंगल तक जो है, ये बिफोर एसेंशियली जो 22 तारीख का सीज फायर खत्म होगा उससे पहले ये टेक्निकल टीम्स मिल जाएंगी और सीज फायर की एक्सटेंशन करके, और उस दौरान जो है वो एक डील की तरफ काम करेंगी। और अनस, इसमें देखें एक और हमारे पास जो डॉट्स अगर हम कनेक्ट करें तो दैट मेक्स लोड्स ऑफ सेंस। वो ये है कि एक तो 21 की सीज फायर की डेडलाइन है, वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी। दूसरा फिर ट्रंप इज गोइंग टू चाइना बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ के आगाज़ में। तो मेरा ख्याल है, और पोली मार्केट में भी शर्त लगी हुई है कि 70 से 73% तक वहाँ चलेगी ये शराब पोली मार्केट में, कि 30 अप्रैल से पहले जंगबंदी हो जाएगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जितनी जो अभी भी नेगोशिएटर्स जो हैं दोनों साइड से, ईरानी नेगोशिएटर्स भी और अमरीकी नेगोशिएटर्स भी, वो पाकिस्तान के किरदार के मुतरफ होते हुए कहते हैं कि 30 तारीख तक उनका एम ये है, क्योंकि अमरीकी सदर ने 14 और 15 मई को चाइना जाना है। पहले उनको 13 और 14 अप्रैल को जाना था, लेकिन इस पूरे क्राइसिस की वजह से उन्होंने डिले किया। तो 14-15 मई का जो उनका दौरा है तब तक वो कह रहे हैं कि उससे पहले ये डील स्ट्राइक हो जाएगी। और अब गालिब इम्कान यही है कि मामला जिस तहज पर हैं, तकरीबन 15-20% जो है वो डिसएग्रीमेंट है, 80% के करीब जो है वो एग्रीमेंट है। तो ये 15-20% भी क्विड प्रो को के जरिए रिजॉल्व करके इसको आगे बढ़ाया जाए और डील जल्दी से जल्दी, इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक किसी न किसी नतीजे के ऊपर पहुंचा। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा ये इटली वाला जो अनाउंसमेंट है इसको समझना चाह रहा हूँ आपके तज्जिए की रोशनी में। बिलखुसूस तुर्किया ने उससे पहले इसराइल को बड़ी तगड़ी जुबान में जवाब दिया था, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी एक स्ट्रेंथ का फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया था, इस वजह से लिहाजा हमारे लिए उसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि पिछले 3 सालों में 5% इसराइल छोड़ के जा चुके हैं। उनकी 60% जो टेक इंडस्ट्री है वो वापस यूरोप और यूएस में शिफ्ट हो रही है, और उनके अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल इतना ज्यादा है कि किसी भी टाइम अगर ये जंग रुकती है तो नेतन्याहू को सजा होगी, और उस सजा होने के बाद उनको इक्तदार से हटा दिया जाएगा। उसी तरह इनकी जो इंटरनेशनल सपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल जो यूके की सपोर्ट है, जो यूएस की सपोर्ट है, वो डिमिनिश होती चली जा रही है। उसके अलावा यूरोप के अंदर जो इसराइली एलाइज से वो जो इन्होंने गाजा में जेनोसाइड किया है, उसके बाद से वो भी इसराइल के साथ खड़ा होना एक बर्डन फील कर रहे हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसराइल अपनी तारीख के कमजोर तरीन स्टेज से गुजर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में इस जंग को रुकवाने के, ये ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट जो हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करवाने के मुज़ाकरात थे, उसके बाद सबसे बड़े मुज़ाकरात हैं। ये अमेरिकन थिंक टैंक्स को मैं कोट कर रहा हूं। अब आप सिर्फ
इमेजिन करें कि जब ब्रिटन वुड एग्रीमेंट हुआ था तो उसकी सेंट्रल स्टेज के ऊपर आपको इसराइल नजर आ रहा था, इसराइल का कयाम नजर आ रहा था। आज 80 साल के बाद दोबारा से उस नौयत का मिडल ईस्ट के अंदर एक एग्रीमेंट हो रहा है, एंड यू सी इसराइल प्रैक्टिकली, इसराइल इज नोवेयर। अहमद, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कोई डिस्टॉर्शन है कम्युनिकेशन में, हालांकि मेकिंग लोड्स ऑफ सेंस। आई वुड लाइक टू हियर यू अगेन। हमें ज्वाइन कर लिया साथ फैज़ रहमान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका में तवील अरसे से वॉइस ऑफ अमेरिका और दीगर इदारों को रिप्रेजेंट करते रहे। उस्ताद मोहतरम, बहुत शुक्रिया, बहुत तवील अरसे के बाद आज आपकी ज़ियारत हो रही है और आज आपसे गुफ्तगू सुनने का मौका मिलेगा। अमरीकी मीडिया तो बड़ा ओवरवेलमिंगली रिपोर्ट कर रहा है अबाउट सम डील, सम सेकंड राउंड ऑफ डायलॉग्स इस्लामाबाद या किसी और जगह, और फिर लबो लहजा भी थोड़ा ठहरा ठहरा और बदला बदला सा है। क्या रीडिंग है आपकी? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जामी, आपके प्रोग्राम पे आपके इट्स एन ऑनर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल मैं अभी आपके दूसरे मुबसरीन की भी बात सुना था। असल में इस वक्त अमेरिका की, खुसूसन ट्रंप साहब की और रिपब्लिकन पार्टी की सख्त ज़रूरत है कि ये मामला एक नहज पर पहुँच के निमट जाए और वो अपना जो बिज़नेस एज़ यूजुअल यहाँ के जो दीगर मामलात हैं उससे निमटना शुरू करें। खुसूसन अभी जो 3 बड़े अहम वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप बीजिंग जाने वाले हैं अगले महीने, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मालूम है सॉकर का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, और फिर मिड टर्म इलेक्शंस हैं, फिर इसके अलावा दीगर बहुत जो डोमेस्टिक इश्यूज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इस वक्त चाहते ये हैं अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स और आवाम खुद कि एक कोई ठहराव आए, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो हरगिज़ लगता ये है कि वो बहुत इस वक्त फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन कह लें, या एक किसी दूसरे आलम में है जहाँ समझ में नहीं आ रहा कि वो हर एक के साथ उन्होंने लड़ाई मोल ली है। अभी जो एक रोज़ पहले उन्होंने जो पोप पर जो हमला किया है, और आज उसके जवाब में पोप ने इंतहाई और सख्त, यानी बराह रास्त उनको एरोगेंट, विकेड और प्राउड कह के उस पर हमला किया और कहा कि खुदा गॉड जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, उनका साथ नहीं देता। तो ये एक बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ें ये पिक कर रहे हैं। अच्छा फैज साहब, कदा कलामी की माजरत, ये कैथोलिक वोट का बड़ा असर रसूख है अमेरिका में, बड़ा मैटर करता है। जब इन्होंने कल अपनी ट्रुथ सोशल पे वो जो पोस्ट की थी, अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह जो जिस रूप में दिखाया, तो वो डिलीट जरूर कर दी, लेकिन वो भी मुझे लगता है दबाव में की, लेकिन साथ कहा कि मैं तो डॉक्टर के रूप में था। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कैथोलिक वोट बैंक जो है, क्या उसका भी दबाव है जिसकी वजह से डिलीट की इन्होंने? जी, अच्छा देखिए, वो तो सिर्फ वो जो उन्होंने जो एक AI जनरेटेड जो अपने आप को एक हज़रत ईसा को जाहिर कर बताते हुए दिखा, तो वो तो सिर्फ एक कैथोलिक नहीं बल्कि एक आम इस मसीह जो है वो भी सख्त नाराज़ था उससे, खुद अपनी के जो इवेंजेलिकल बेस है। इसके अलावा मुसलमानों ने बहुत से ऐसे ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर उसको जो है वो उससे नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि ज़ाहिर है आपको मालूम है कि मुसलमानों के पास भी हज़रत ईसा की एक बहुत बड़ी हैसियत है कुरान में और उसके पूरे मज़हब में, एक पिवटल एक शख्सियत है। तो वो तो खैर सभी लोग उनसे नाराज़ हुए थे। लेकिन इसके अलावा आपका जो सवाल है, देखिए इस वक्त 66 मिलियन रोमन कैथोलिक्स अमेरिका में रहते हैं। अंदाजा कीजिए। बिल्कुल, यानी तकरीबन ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 25% जो है वो आबादी अमेरिका की वो रोमन कैथोलिक, और बड़े बड़े नामी गिरामी खुद लीडर्स, सेनेटर्स, बाइडन खुद रोमन कैथोलिक थे, और इनके जो अच्छा फिर JD वैंस साहब खुद कन्वर्टेड कैथोलिक हैं। मेरा ख्याल है कि शायद कैनेडी भी कैथोलिक ही थे सर। जी हाँ, वो भी कैथोलिक फैमिली थी बिल्कुल। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अपना नुकसान किया है। लेकिन बहरहाल आपका सवाल है कि क्या ये इसका असर होगा, बहुत असर होगा। इस वक्त देखा जा रहा है कि अगर मिड टर्म के इलेक्शंस होते हैं और उसमें अगर रिपब्लिकन पार्टी अपनी अक्सरियत खो देती है कांग्रेस में, तो ये समझ लीजिए कि तो इट विल बी अ ब्लड बैथ फॉर द रिपब्लिकन पार्टी एंड फॉर द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। क्योंकि फिर न सिर्फ ये कि ये तीसरी तरफा इम्पीच होंगे, जी, बल्कि ऐन मुमकिन है कि सेनेट में अगर डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन के साथ मिल जाते हैं तो इनको बाकायदा ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है।